गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी ये क्लास कक्षा होने जा रही है, ये कक्षा हमारी देखो ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप, 9th से 12th तक है। अर्थात ये जो क्लास है वह 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए है, क्योंकि इसमें हमारा जो है मैंने जो टॉपिक लिया है, जो प्रकरण लिया है, शिक्षण का बिंदु लिया है, वो हमारा अपठित बोध है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं अर्थात 9th और 10th इनमें भी व्याकरण वाले पाठ को रखा गया है, रचना को रखा गया है। और कक्षा 11th और 12th अर्थात 11वीं और 12वीं में, चाहे उसमें आर्ट्स हो चाहे उसमें साइंस हो, और तो उसके अंतर्गत जो अनिवार्य हिंदी का पेपर चलता है उसमें अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी रचना टॉपिक को रखा गया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि 9th से लेकर 12th तक की ये मेरी आज की क्लास होने जा रही है, जिसमें 9th और 12th और 11th, 9th और 10th और 11th और 12th अर्थात कक्षा 11 और 12 में जनरल हिंदी के अंतर्गत ये अपना टॉपिक है। और मैं बता देती हूँ कि ये मेरा जो टॉपिक है वह रचना के अंतर्गत आता है। अर्थात कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हमारे जो है पाठ्य पुस्तकें भी सिलेबस में रखी गई है, हमारे व्याकरण भी रखी गई है, और रचना के अंतर्गत हमारे अपठित बोध और पत्र लेखन, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र लेखन और कार्यालय पत्र लेखन, निबंध लेखन तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित चैप्टर आदि काफ़ी सारे टॉपिक रखे गए हैं। लेकिन रचना में हमारा कक्षा 9th से लेकर 12th तक एक टॉपिक रखा गया है जो कॉमन है, अर्थात जो सबके लिए है, और वो है हमारा अपठित बोध। कौन सा टॉपिक है बच्चों? हमारा अपठित बोध। और ध्यान रखिएगा कि 9th से लेकर 12th तक जो अपठित बोध रचना के अंतर्गत हमारा टॉपिक है वो 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? सभी में ज़्यादातर 8 नंबर का ही है, जिसके अंतर्गत हमारे 8 नंबर का अपठित बोध पेपर के अंतर्गत आएगा। तो उसमें 4 नंबर का तो हमारा जो है गद्यांश रहेगा, 4 नंबर का हमारा पद्यांश रहेगा, तो टोटल 8 नंबर का हमारा अपठित बोध जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे प्रश्न पत्र में आएगा। तो हम रचना के अंतर्गत जो है आज अपना प्रकरण अपठित बोध जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि अपठित बोध जो है उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपठित बोध किसे कहते हैं, अर्थात अपठित बोध किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बच्चों कि अपठित बोध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस पठित, अ प्लस पठित। तो बच्चों देखो, पठित के आगे जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। पठित के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ, जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसका अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिसे पहले कभी पढ़ा नहीं है उसे कहा जाता है अपठित। किसे कहा जाता है? जिसे पहले कभी पढ़ा नहीं है उसे कहा जाता है अपठित। तो ये तो हमारा शब्द का अर्थ हुआ कि अपठित बोध उसे कहा जाता है जिसे पहले कभी हमने पढ़ा नहीं है, उसे अपठित बोध कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप सोचेंगे कि हमारे पेपर में जो अपठित बोध आया है, जो रचना के अंतर्गत हमारा काव्यांश आया है 4 नंबर का, हमारा जो गद्यांश आया है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में से आएगा। तो यह समझने की आप भूल मत करना, क्योंकि आपका जो गद्यांश और पद्यांश है, अर्थात जो अपठित बोध है ना, वो आपके पाठ्य पुस्तक में से सिलेबस में नहीं लिया जाएगा, वो पेपर सेटर के द्वारा बनाया हुआ आएगा। तो आप पहले तो अपने मानस में, अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि अपठित बोध कभी भी हमारे सिलेबस में से नहीं आता है। तो ये तो मैंने जो मुख्य बात थी वो आपको समझाई और बताई, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा कि अपठित बोध हमारे सिलेबस में से नहीं आएगा, तो आपको
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपठित बोध जो है भले ही सिलेबस में नहीं आए, लेकिन जब आप, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इस गद्यांश को या पद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन के आंसर भी आप अच्छे से कर सकोगे। तो ये तो बच्चों मैंने नॉर्मल जानकारी दी कि अ प्लस पठित से अपठित शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अपठित, अर्थात वह गद्यांश या पद्यांश जो कभी हमने पहले नहीं पढ़ा है उसे अपठित कहा जाता है। और 9th से लेके 12th क्लास तक जनरल हिंदी के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक जो है रचना में चलता है। अब अपठित बोध जो है उसकी परिभाषा मैंने समझाई कि वह कभी हमने पढ़ा नहीं है, उसे ही अपठित बोध कहा जाता है। फिर महत्व मैं बता देती हूँ कि इसका महत्व क्या है। तो बच्चों, अपठित बोध का महत्व यह है कि जब कोई नया गद्यांश या पद्यांश आता है तो हमें उसे जानने से, उसे पढ़ने से, उसके क्वेश्चन आंसर करने से हमें उसका ज्ञान होता है। अर्थात हमें लेखक के बारे में जानकारी मिलती है, हमें विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, नई नई पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती है, नई किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ बच्चों, हम खुद जो है अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं वो हमें जो है अपठित बोध के बारे में अपठित बोध से पता चलता है। तो इसका महत्व भी बहुत अपने आप में व्यापक है, विस्तृत है। आगे मैं बता देती हूँ कि बच्चों, जो अपठित बोध आता है उसमें हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अर्थात हमारे क्वेश्चन जो है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश 5 ही क्वेश्चन हमारे अपठित बोध में से पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों का आंसर देते समय हमें ध्यान रखना है कि पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारे शीर्षक से रिलेटिव होगा, और शीर्षक कहते हैं टाइटल को, अर्थात उसका टाइटल क्या है, शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें पहले तो पूरे गद्यांश को, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसे पढ़कर उसका टाइटल खोजना है, अर्थात उसका शीर्षक हमें पता लगाना है। और बच्चों, जो शीर्षक होता है वह गद्यांश या पद्यांश की पहली या सेकंड लाइन में या लास्ट वाली लाइनों में छिपा रहता है। कहाँ रहता है? पहली या सेकंड लाइन में या लास्ट वाली लाइनों में छिपा रहता है। इसलिए आप ध्यान रहे कि इन लाइनों को, पंक्तियों को बहुत ध्यान से रीड करें, उन्हें अध्ययन करें या पढ़ें। दूसरी बात है कि विषय वस्तु, सेकंड जो हमारा बिंदु है यहाँ पर वो है विषय वस्तु, कि पूरा जो हमारा गद्यांश या पद्यांश चल रहा है उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात उसका टॉपिक क्या है वो हमें जानना और समझना होगा। तो पूरे टॉपिक को जब हम, पूरे गद्यांश को या पूरे पद्यांश को बच्चों जब हम पढ़ेंगे ना, इस पूरे अवतरण को, तो हमें इसके मूल तथ्यों की जानकारी हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि उसमें जो कवि है, जो लेखक है, वह क्या कहना चाह रहा है। तो हमें पूरे अवतरण को पढ़कर उसकी विषय वस्तु को पकड़ना चाहिए, उसके मूल बिंदुओं को समझना चाहिए। फिर नंबर 3 है अभिव्यक्ति। नंबर 3 जो बिंदु है वो है अभिव्यक्ति। और बच्चों, अभिव्यक्ति जो है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं तो उसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। अर्थात अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने जो विचार है, क्वेश्चन के जो आंसर है, उन्हें अपने शब्दों में रखना। यह नहीं है कि मान लो आपने अवतरण को पढ़ा और क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया, अवतरण की वो लाइन जो थी वैसी की वैसी आपने उतार दी, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो अभिव्यक्ति है, अर्थात जो अपनी बात है, वह अवतरण को पढ़कर तो लिखनी है, लेकिन उसे अपनी भाषा शैली में आपको लिखना होगा। तो तीसरा मेरा कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दें तो उसे अपनी भाषा शैली में, अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास
करें। यह नहीं होना चाहिए कि उस अवतरण में से ही लाइन को, पंक्ति को ऐसा का ऐसा उतार दें। 4 नंबर की बात यह है कि जब हम क्वेश्चनों के आंसर देते हैं तो न तो उसमें हमें उदाहरण लिखने चाहिए और न ही हमें उसमें अपने विचारों को लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसी का उत्तर अवतरण को पढ़कर हमें अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा शैली में देना चाहिए। तो ये तो बच्चों अवतरण जो है हमारा, जो हमारा ये गद्यांश या पद्यांश या अपठित बोध है, उसे हम किस तरीके से करेंगे, ये मूल बातें मैंने आपको समझाई। तो पहले मैंने आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन के 3 अंश होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला है शीर्षक। तो शीर्षक जो आएगा वो अवतरण को पढ़कर हमें खोजना होगा और वो छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में हमें उसका उत्तर, शीर्षक जो है, टाइटल है, वो लिखना होगा। दूसरी बात है विषय वस्तु। अंदर का जो अवतरण का मैटर होता है उससे 2, 3, 4 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस सारी विषय वस्तु को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तीसरा मैंने समझाया अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति में मैंने बताया कि जिन क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आप दे रहे हैं वो है क्वेश्चन के सारे आंसर अपनी भाषा शैली में, अपनी लैंग्वेज में ही देने हैं, लेकिन उनमें कहीं पर भी आप अपने विचार या उदाहरण लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह गलत है। तो ये तो कुछ नियम थे, कुछ इसके ध्यान, अवतरण को करने से पहले ध्यान रखने योग्य वाली बातें थी जो मैंने आपको बताई। पहले मैंने परिभाषा समझाई, फिर मैंने महत्व बताया, फिर मैंने बताया कि क्वेश्चन के 3 अंग होंगे, अंश होंगे, विषय वस्तु, शीर्षक और अभिव्यक्ति। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक मैंने गद्यांश लिया है जो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है, अर्थात एक अपठित जो अवतरण है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर लिखा है और इस अवतरण को मैं उदाहरण के रूप में लेकर आपको समझा रही हूँ। फिर नीचे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम इस अवतरण में से ही रीड करने के बाद में, विषय वस्तु को पढ़ने के बाद में हम जो है उत्तर खोजेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों प्रेमचंद जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हिंदी के जाने माने कथाकार रहे हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट भी कहा जाता है और इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर है, बुड्ढी काकी है, नमक का दरोगा है, ईदगाह है, तथा इनकी जो है बड़े भाई साहब है, गुल्ली डंडा है, तथा इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ हमने जो है 300 से भी अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी है, तो वो हमने जो है पढ़ी होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि थोड़ी बहुत जानकारी तो हम इनके बारे में रखते हैं, लेकिन क्वेश्चनों के आंसर जो है मूल रूप से हमें यहाँ पर इस अवतरण को पढ़कर ही देने हैं। तो आज जो है उदाहरण के रूप में ये अवतरण मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, इसका मैं वाचन आपको कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से इसे आप समझने का प्रयास करना। देखते हैं हम इस गद्यांश को। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन करते थे। उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन था। उनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। सरकारी क्रोध से बचने के लिए बाद में वह प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। कलकत्ता में हिंदी पुस्तक एजेंसी की एक प्रेस थी जिसका नाम वणिक प्रेस था। क्या नाम था उसका? वणिक प्रेस था। इसके मुद्रक महावीर प्रसाद पोद्दार थे। उन्होंने प्रेमचंद की रचनाएं बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र जी को दी, अर्थात उन्होंने शरदचंद्र जी को इनके उपन्यास थे, जो कहानियाँ थी, वो पढ़ने के लिए दी। एक दिन पोद्दार जी शरद बाबू के घर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि शरद बाबू प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहे थे, जिसके एक पृष्ठ पर
उन्होंने प्रेमचंद के लिए उपन्यास सम्राट शब्द लिखा था। कौन सा शब्द लिखा था? उपन्यास सम्राट शब्द लिखा था। इसके बाद पोद्दार जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो बच्चों 6-7 लाइनों का हमारा जो अवतरण है, मूल गद्यांश है, जो जिसका मैंने यहाँ पर वाचन किया है। तो इस गद्यांश को मैंने एक बार पढ़ा है, लेकिन आप अगर पेपर में अपना जो अपठित गद्यांश या काव्यांश या पद्यांश आता है तो उसे एक बार नहीं 2 या कम से कम 3 बार तो उसको अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि जब आप 2 या 3 बार उसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें विषय वस्तु क्या है, इसमें जो कवि है, लेखक है, वह क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है इस अवतरण को मैंने पढ़ा, इसका वाचन किया और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जो बच्चों इसका क्वेश्चन है वह है गद्यांश का शीर्षक लिखे। पहला जो क्वेश्चन क्या था? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे। तो इसका जो बच्चों टाइटल है, जो शीर्षक है, उसका अभिप्राय यह है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। क्योंकि देखो उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट कम से कम भी इसमें जो है 3 बार 2 बार आया है। तो मैंने कहा था आपको कि जब हम अपठित बोध अर्थात अपठित काव्यांश या पद्यांश को करते हैं तो पहला क्वेश्चन उसके टाइटल शीर्षक से रिलेटिव होता है। किससे रिलेटिव होता है? शीर्षक से रिलेटिव होता है, और इसीलिए उसका उत्तर जो है पहले की 2 लाइनों में या लास्ट लाइन में दिया हुआ रहता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर उपन्यास गद्यांश का शीर्षक लिखिए, इसका आंसर हमें यहाँ लास्ट वाली लाइन में मिल रहा है, और इसका आंसर क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक उपन्यास सम्राट है। तो हम यहाँ पर जो है उपन्यास सम्राट इसका आंसर देंगे, और हमें यह भी ध्यान रखेंगे कि गद्यांश का जो शीर्षक होता है वह कम से कम छोटे से छोटे शब्दों में हमें एक ही पंक्ति के अंतर्गत लिखना होता है। तो गद्यांश का शीर्षक हमारा है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। फिर 2 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा? प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट जो है शरदचंद्र बाबू ने कहा। क्योंकि जब उन्होंने किसने? महावीर प्रसाद पोद्दार ने इनकी जो पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दी तो उन्होंने उनको ध्यान से पढ़ा, और वो पुस्तकें इतनी अधिक उन्हें पसंद आई कि उन्होंने यह उपाधि दी उन्हें। कौन सी उपाधि? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। उसके बाद में महावीर प्रसाद जो पोद्दार थे उन्होंने उनके उपन्यासों का क्या किया? उनका प्रकाशन करना जब शुरू किया, प्रेस से वो क्या होते थे? प्रकाशित होते थे, और प्रेस कहाँ पर थी? कलकत्ता में। तो जब प्रेस से इनके उपन्यास प्रकाशित होते थे तो उन्होंने उपन्यास सम्राट उपाधि देकर उसी नाम से उन्हें प्रकाशित करना शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखा कि शरद बाबू को प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहे थे, जिसके पृष्ठ पर उन्होंने प्रेमचंद जी के लिए उपन्यास सम्राट शब्द लिखा था। तो यहाँ पर जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सेकंड क्वेश्चन का कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट शरदचंद्र बाबू ने कहा। 3 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वह है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद जी का वास्तविक यानी मूल नाम क्या था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह रहेगा प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो जब हम इस अवतरण को 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पहली लाइन में ही देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। आगे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखिए बच्चों क्या है? प्रेमचंद नाम उन्हें कैसे मिला? तो प्रेमचंद नाम जो था ना वो आप देखिए कहाँ पर है कि
इनका कहानी संग्रह सोजेवतन था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। सरकारी क्रोध से बचने के लिए बाद में वह किसी की सलाह पर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो प्रेमचंद नाम दया नारायण बाबूजी थे एक, उन्होंने इन्हें दिया था। इस नाम से उन्होंने कहा कि आप अपनी रचनाएं लिखें। तो उनकी प्रेरणा से, उनके सलाह से, दया नारायण जी के कहने पर इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। तो प्रेमचंद नाम उन्होंने दया नारायण जी से मिला। फिर है प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि वापस से हम देखते हैं कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन करते थे। उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजेवतन था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो इनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? यह प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक थी जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो उसका आंसर होगा हमारा यहाँ सेकंड लाइन में, द्वितीय पंक्ति में, कि प्रेमचंद की सोजेवतन कहानी संग्रह या पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। और बाद में देखो बच्चों, इस पुस्तक को उन्होंने जला भी दिया था। एक चीज़, 5 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बताए। तो पहले मैंने बताया कि गद्यांश का शीर्षक लिखे। तो इस गद्यांश का शीर्षक है हमारा छोटा से छोटा और कम से कम शब्दों में और बार बार आया है, वह है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो इस शब्द का अर्थ है प्रेम। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट शरदचंद्र बाबूजी ने कहा। फिर 3 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर है प्रेमचंद जी का मूल या वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वो जो है उर्दू में लिखते थे और बाद में वो हिंदी भाषा में लिखने लगे, लेकिन पहले बच्चों वो नवाब राय नाम से ही लिखते थे। प्रेमचंद नाम उन्हें कैसे मिला? प्रेमचंद नाम देखो, पहले वो नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन दया नारायण जी थे, उन्हीं की प्रोत्साहन से उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। फिर है प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो इसका आंसर हमें यहाँ पर तीसरी लाइन में मिल रहा है कि प्रेमचंद की सोजेवतन नाम कहानी संग्रह था। सोजेवतन एक पुस्तक थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। अब यहाँ पर जो है एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि कभी कभी बच्चों जब अवतरण आता है, अर्थात हमारा जो गद्यांश या पद्यांश आता है, तो उसमें जो कठिन शब्द होते हैं, अर्थात जो शब्दार्थ होते हैं, उनके अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ भी जो है वो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं मुद्रक। मुद्रक शब्द आया है। मुद्रक का शब्द अर्थ होता है बच्चों प्रिंट करना, अर्थात छापना। छापने का जो काम करता है वह कहलाता है मुद्रक। तो छापने वाला। तो कभी कभी क्या होता है शब्दों के अर्थ भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पर देखो एक शब्द और आया है क्रोध, जिसे कोप भी कहते हैं। फिर सम्राट, सम्राट का अर्थ होता है अर्थात जो महान व्यक्ति होता है, जो सब पर शासन करता है। और सम्राट, उपन्यास सम्राट कहने का अभिप्राय है कि इन्होंने इतने अधिक और इतने अच्छे उपन्यास लिखे कि वो लोगों के दिलों पर राज करने लग गए, शासन करने लग गए। तो इन्होंने उपाधि दी इन्हें उपन्यास सम्राट की। तो सम्राट का अर्थ होता है यहाँ पर शासन करने वाला। लेकिन यहाँ पर ये शासन कोई देश विदेशों पर नहीं, इन्होंने किस पर शासन किया? अपने लेखन के माध्यम से लोगों के दिलों पर, लोगों के हृदय पर शासन किया। तो उन्होंने किन्होंने? महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। तो बच्चों आज ये हमारी जो क्लास हुई थी, इस क्लास के अंतर्गत मैंने मूल रूप से आपको जो है अपठित बोध के बारे में बताया। और वापस से मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, समझा देना चाहती हूँ कि अपठित बोध की परिभाषा है कि वह काव्यांश, वह पद्यांश या गद्यांश या वह अवतरण जो पहले कभी हमने नहीं पढ़ा है, वह उसे ही अपठित बोध कहा जाता है। और अपठित बोध हमारी पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। दूसरा यह है कि जो अपठित बोध है उसके महत्व के काफ़ी सारे बिंदु हैं, अर्थात इससे हमें शब्दों के बारे में जानने को मिलता है, नई विषय वस्तु की जानकारी होती है, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है और हमें हिंदी जो गद्य है उसकी विधाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर जो है
तीसरी जो मूल पॉइंट है कि अवतरण को पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से देने हैं, तो उसके लिए मैंने 3 बिंदु लिखे हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है अभिव्यक्ति। अर्थात जो टाइटल होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटिव होता है, तो उसका आंसर हमें जो है बहुत ही कम छोटे से छोटे शब्दों में देना चाहिए। दूसरा है उसकी जो विषय वस्तु होती है, जो मैटर होता है, उसको हमें अच्छे से रीड करना चाहिए, ताकि रीड करने के बाद में ही हमें जो है अपने क्वेश्चन के आंसर देने में सहजता हो, आसानी हो। और तीसरा है अभिव्यक्ति। क्वेश्चन के आंसर हमें अपनी भाषा शैली में लिखने हैं, लेकिन हमें वहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि अपने खुद के विचार या खुद के जो है उदाहरण नहीं लिखने होते हैं। हमें जो है क्वेश्चन के आंसर अवतरण को पढ़कर ही देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेमचंद जी का जो एक अवतरण था, जो गद्यांश था, वह लिया और उसके माध्यम से 4 या 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखकर समझाया। और मैंने बताया कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखो, गद्यांश का शीर्षक जैसे मैंने कहा था नियम में कि प्रथम या लास्ट वाली लाइन में होता है, तो उपन्यास सम्राट बार बार 2 बार आया है, तो गद्यांश का शीर्षक उपन्यास सम्राट है। उनका कहानी संग्रह, अंग्रेजों ने कौन सा कहानी संग्रह जब्त कर लिया था, तो मैंने लिखा यहाँ पर सोजे वतन। तो यह जो है इसका आंसर दूसरी लाइन में है कि अंग्रेजों ने उनका सोजे वतन कहानी संग्रह जब्त कर लिया था। फिर तीसरा, शरतचंद्र बाबू जी जो थे, उन्होंने प्रेमचंद जी को कौन सी उपाधि दी, तो इसमें आप लिखेंगे कि बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र जी थे। उन्हें महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने उनके उपन्यास पढ़ने के लिए दिए, और जब उन्होंने उनके उपन्यास पढ़े तो उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया या उपाधि दी। इसके बाद में मैंने यहाँ पर मुद्रक शब्द लिखा, जिसका अर्थ होता है छापने वाला, और प्रेस जहाँ से जो है उपन्यास या जो हमारे पत्र पत्रिका जो है वह प्रकाशित किए जाते हैं, उसे प्रेस कहा जाता है। तो सम्राट का मैंने बताया कि दिलों पर राज करने वाला, अर्थात यहाँ पर वो शासन करने वाले नहीं हैं, लोगों के हृदय या दिलों पर राज करने के कारण अपने लेखन के माध्यम से ये हमेशा याद किए जाने के कारण आज उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। तो ये तो बच्चों आज की क्लास में मैंने इस अवतरण को समझाया। शीर्षक, विषय वस्तु और अभिव्यक्ति 3 पॉइंटों के माध्यम से मैंने अवतरण, आपको गद्यांश जो है किस तरीके से करना है वो मैंने आपको समझाया। तो बच्चों 9th से लेकर 12th तक की जो क्लास में जनरल हिंदी है, जो हिंदी है, उसके अंतर्गत आपको इस अवतरण को, इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन के आंसर अपठित बोध को पढ़कर, अवतरण को पढ़कर कैसे देने हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। और इसके अतिरिक्त बच्चों में बता देती हूँ कि हमारी हिंदी व्याकरण की अगली जो वीडियो क्लास होगी उसमें पार्ट 2, अर्थात पार्ट 2 जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत मैं बता देती हूँ कि मैं है काव्यांश लूँगी, काव्यांश लूँगी। अवतरण जो हमारा होगा वो काव्यांश अर्थात पद्यांश होगा। तो जिस तरीके से हमने गद्यांश को समझा कि कैसे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, अपठित बोध हमें करना होगा, उसी तरीके से हम जो है पद्यांश के भी आंसर देंगे और पद्यांश को भी समझने का प्रयास करेंगे।